Hello friends, welcome once again to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the first chapter of SST book of standard 6. The name of the book is Social Science Success and it is from Goel Brothers Prakashan, Social Science Success, and we will be dealing with the first chapter of and that is of history part. The name of the chapter is What, Where, How and When. The name of the chapter is What, Where, How and When. What is history? History is the story of man's past. It deals with events that have already occurred. It deals with facts of our society, economy and culture. It is based on historical sources which are seen, observed and analyzed by the historians. History can also be defined as the record of past events. हिस्ट्री जो है वो मनुष्य के भूतकाल की कहानी है ना, मैंस पास्ट, मनुष्य के जीवन जो बीत चुका है, जो पहले मनुष्य का जीवन कैसा था उसकी कहानी जो है वह हिस्ट्री कहलाती है, मनुष्य के भूतकाल की कहानी। ठीक है, वो ऐसी घटनाओं के बारे में बताती हैं जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, उन्हीं घटनाओं के से संबंधित जानकारी देती है। हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्या किन टॉपिक से रिलेटेड घटनाएं होती हैं? सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे समाज से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड, जिस तरह का व्यापार ट्रेड चलता था, पैसे का हिसाब किताब कैसा रहता था उससे रिलेटेड, और कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड कि हम लोग का कैसा ट्रेडिशन था, क्या रिचुअल्स क्या फॉलो करते थे, हम लोग किस तरह की रस्में नियम फॉलो करते थे, है ना, किस तरह का लाइफस्टाइल था लोगों का, वो सबसे डील्स करती है। ठीक है, अब हिस्ट्री जो है किस पे बेस करके हिस्ट्री की लिखा जाता है, जो ये स्टोरी लिखी जाती है जिसे हम पढ़ते हैं पहले के बारे में, वो किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो पहले के इतिहास की घटनाओं को प्रूव करने के लिए जो सामान हम लोग को मिलता है उसके थ्रू ये स्टोरी लिखी जाती है। ऐसा सोर्सेज होता है जिसे लोग, जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं, मतलब जो हिस्ट्री लिखते हैं, हाँ, हिस्ट्री की बुक्स लिखते हैं, वो लोग जो है वो उन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो देखते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस को, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं जो कि बहुत सारी जगहों पे जाके खुदाई करते हैं। खुदाई करने पे पुराने जो हैं, पुराने टाउन सिटी के अवशेष मिलते हैं, है ना, रिमेन्स मिलते हैं, पुराने टाउन्स और सिटीज़ के खंडहर वाले पार्ट मिलते हैं। उसको वो लोग स्टडी करते हैं, बहुत सारा टेक्निक्स होता है उनका, उसके थ्रू वो स्टडी करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हम लोग को रिज़ल्ट देते हैं उसके बेसिस पे हिस्ट्री लिखी जाती है। ठीक है, सिर्फ ये आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, पहले के समय में जो है जो भी लिखा गया होगा, चाहे वो पेपर में लिखा है या लीव्स पे लिखा गया है, और वो सब जो स्टोर्ड रहता है, जो बच गए हैं उनमें से, उनसे भी पढ़ के पहले की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान पाते हैं। यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज बहुत तरह के हो सकते हैं, पुराने किले, खंडहर, ज़मीन के खुदाई से निकले हुए पुराने बर्तन, या फिर जो है लिखी हुई जो भी राजाओं के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, ये सब कुछ जो है ये सब हिस्टोरिकल सोर्सेज है। Why do we study history? It is important to learn history because it helps us understand our present. To understand the world around us, we have to know about our past. In order to tackle the present, it is important to have a good understanding of the past, as history is a continuous story of events in the past leading to the present situation. It has been said, he who knows the past controls the future. ठीक है, अब है कि हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है? जो बीत चुका है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो बीत चुका है उसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्या है? तो यह ज़रूरी है कि हम हमारे हिस्ट्री के बारे में जानें, क्योंकि उसी से हम हमारे प्रेजेंट के बारे में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक पूजा हो रही है, तो पूजा में एक पर्टिकुलर रिचुअल किया गया, एक पर्टिकुलर नियम किया गया कि इस तरह से ये करना है, कुछ बताया लोगों ने। तो फिर हम सोचते हैं कि ये नियम ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हम जब पुरानी हिस्ट्री का सोर्सेस को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये इस तरह का नियम क्यों है ना, उसका आखिर बेस क्या है। जैसे कि शादी में जो होता है कि कुछ नियम होते हैं, तो जब लोग पूछते हैं इन नियमों का महत्व क्या है, तो पता चलता है नहीं, इसका मतलब है
कि आप जो है माता पिता के ऋण को चुका रहे हैं, बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कुछ रिचुअल्स है। तो उसी तरह जो है जो कुछ भी हम लोग प्रेजेंटली कर रहे हैं तो वो आखिर क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें पास्ट में देखना पड़ता है। ठीक है, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए भी हम लोग को पास्ट में देखना पड़ता है, भूतकाल में जाना पड़ता है। ठीक है, अभी के प्रेजेंट को ठीक तरीके से चलाने के लिए, वर्तमान काल को ठीक तरीके से चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे पास्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमारे भूतकाल की समझ होनी चाहिए, तभी हम अपने वर्तमान काल को ठीक से चला सकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस स्टोरी ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट। जो भी घटनाएं भूतकाल में बीत जा रही थी, लगातार बीतती जा रही थी, उन सब की कहानी जुड़कर हिस्ट्री बनी है। लगातार बीतती हुई भूतकाल की घटनाओं को जोड़कर हिस्ट्री बनी है, और उन सब घटनाओं से होते होते ही आज हम लोग अपने वर्तमान काल में पहुँचे हैं, हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगर हम जान पाएंगे कि भूतकाल में क्या हुआ था, तो उसी से हम प्रेजेंट को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग यह जानते हैं कि जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया था, क्यों रूल कर पाए वो इंडिया के ऊपर, ये हम लोग को जब पता चल जाता है कि नहीं, वीकर था इंडियन किंग्स लोग में यूनिटी नहीं था, इसीलिए वो लोग रूल कर पाए। तो जब हम लोग ये जान पाते हैं तो है कि अब हम लोग और किसी कंट्री को इंडियंस के ऊपर रूल करने नहीं देंगे, हमारे ऊपर रूल करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग को लगेगा कि और कोई कंट्री हम पे रूल करना चाह रहा है, हम लोग यूनाइटेड हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि यूनिटी नहीं था, इसीलिए और कोई कंट्री हम लोग पे रूल कर पाया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जानते हैं कि हिस्ट्री में जो भूल हम लोगों ने की उससे हम दोहराएंगे नहीं, अपने वर्तमान को अच्छे से टैकल करेंगे। ठीक है, ही हु नोज द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। एक अच्छा प्रोवर्ब यहाँ लिखा हुआ है कि वह जो जानता है अपने भूतकाल के बारे में, वह अपने भविष्य काल को कंट्रोल कर सकता है, वह उसका भविष्य काल उसके हाथों में रहेगा। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 टाइम पीरियड्स: प्री हिस्ट्री, proto history and history. Prehistory, it is the time when writing had not been invented and there are no written records of this period. Our knowledge of this period is totally dependent on the findings of archaeologists. They dug deep into the earth and discovered physical remains like pots and pans, jewelries, tools, bones, coins, etc. With the help of these, they learnt about the past. अब जो है, जो भी इतिहासकार हैं, जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना, उन लोगों ने टोटल हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है प्री हिस्ट्री, दूसरा पार्ट है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा पार्ट है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वह समय है जब राइटिंग भी डेवलप नहीं हुआ था, राइटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था। क्या है कि पहले जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, नदी के साइड में लोग रहना शुरू किए, फार्मिंग करना शुरू किए, कॉलोनीज बना के रहने लगे। ठीक है, तो उस समय तक शायद उनकी बोलचाल की भाषा उन्होंने डेवलप कर ली थी, एक दूसरे से बातें करना सिग्नल्स के थ्रू वो सीख गए थे, सिग्नल्स और सिंबल्स के थ्रू। पर उस समय तक उन्होंने अपना कुछ अल्फ़ाबेट का डेवलपमेंट नहीं किया था कि वो कुछ लिख सके, है ना। तो राइटिंग इन्वेंट ही नहीं हुआ था। अगर राइटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था तो वो लोग कुछ लिखे ही नहीं, उन लोगों ने उस वक्त कुछ लिखा ही नहीं कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे वो लोग जीते हैं। तो अगर उन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं तो वो रिमेन्स अभी हमारे पास नहीं है, मतलब कि उस समय का रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। तो फिर हम लोग को उस समय के पीरियड के बारे में जानकारी कैसे हो पा रही है, हम लोग को नॉलेज कैसे हो रहा है उस पीरियड के बारे में? तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, जो खुदाई करके ज़मीन के नीचे से पुराने अवशेष निकालते हैं, उनके ही स्टडी पे हम लोग डिपेंडेंट है। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग ज़मीन से खुदाई करके निकाल रहे हैं और वो लोग उसके बारे में हमने बता रहे हैं, उसी से हमें उस पीरियड के बारे में पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोग बहुत गहरी खुदाई करते हैं मिट्टी के नीचे, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर, और कुछ कुछ उनको टुकड़े मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं। कैसे? पॉट्स मिलते हैं ना, घड़े मिलते हैं, मिट्टी के घड़े जो पहले लोग यूज़ करते थे, पैन्स मिलते हैं, कढ़ाई मिलती हैं जो वो पहले के लोग यूज़ कर रहे थे। पहले के लोग जिस तरह का ज्वेलरी यूज़ करते थे, जैसे मिट्टी की मोती बना के वो लोग उससे ज्वेलरी बनाते थे। और टूल्स, बोन्स, आप जानते हैं ना, अर्लीस्ट
अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, वो स्टोन्स को घिस के टूल्स बनाते थे ना हंटिंग करने के लिए। पहले के टूल्स मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, है ना, मरे हुए जानवरों के, कि इंसानों के बोन्स मिलते हैं। और जो जिस तरह के कॉइन वो लोग बनाते थे, मिट्टी का कॉइन भी बनाते थे यूज़ करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो सब मिलता है। तो वो सब मिलके आर्कियोलॉजिस्ट लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये कितना पुराना है, किस पीरियड में होगा उसकी। और फिर वो लोग जो अपने स्टडी को लिखते हैं पेपर में या हमें बताते हैं, तो उसी से हम लोग को प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इस तरह हम लोग हमारे भूतकाल के बारे में जान पाते हैं, बहुत ही पहले के भूतकाल के बारे में। अब दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, दिस पीरियड इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री for which we have a few written records. Our knowledge of this period is based on archaeological findings. An example of this period is the Indus Valley civilization. अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है, वो समय है, किस समय का है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का समय है। प्री हिस्ट्री क्या था, जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स कुछ नहीं था। हिस्ट्री वो है जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स था, और इन दोनों के बीच का समय जो है वो है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री के समय भी रिटर्न रिकॉर्ड्स है उस समय का, लिखा लोगों ने जो लिखा था वह है हमारे पास, तो बहुत ही कम है, क्योंकि उस समय तक बहुत कम सिविलाइजेशंस में वो लोग लिखना सीखे थे। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है उसके थ्रू प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, और बाकी हम लोग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू, है ना, जो ज़मीन में खुदाई करके साइंटिस्ट लोग, आर्कियोलॉजिकल लोग जो फाइंडिंग करते हैं उसके थ्रू जान पाते हैं। तो एग्जाम्पल प्रोटो हिस्ट्री के समय का क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, हम लोग जानते हैं इंडस रिवर इंडिया में बहता था। इंडिया और जो है उस वक्त तो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऑलमोस्ट सब जुड़े हुए थे। तो उस समय जो है सिंधु नदी बहती थी, और उसी के पास लोग रहना सीख गए और कॉलोनी बना के रहना सीख गया, एक जगह कम्युनिटी बना के रहना सीख गया, और इस तरह सभ्यता का विकास हुआ, सिविलाइज्ड हुए वो। हाँ, जैसे पहले वो हंटर के जैसा घूमते रहते थे, उसकी जगह एक जगह रहने लगे, एक मतलब अच्छे ह्यूमन बींग के जैसा वो लोग जीना सीख गए, सभ्यता का विकास हो, वो सभ्य हो गए, वो सिविलाइज्ड हो गए। और वो चूँकि वो इंडस नदी के भी साइड में हुआ था, इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो उस समय के बारे में हम लोग के पास थोड़ा रिटर्न रिकॉर्ड है और थोड़े ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, खंडहर मिलते हैं, उस समय के बनाए हुए घरों के खंडहर मिलते हैं, तो वो सबसे जो है उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पता चलता है, इसीलिए उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है वो है हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। दिस रेफर्स टू द टाइम पीरियड आफ्टर राइटिंग वॉज इन्वेंटेड। We can trace the history of any event from the written records. Early writings were on stones, rock, pillars, bark of birch leaves and clay tablets. Many of them have been destroyed, yet we have enough records to write the history. ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्ट है वो हिस्ट्री है, जब उस समय का रिटर्न रिकॉर्ड्स हम लोग के पास है, उस समय के लोगों ने जो भी लिखा था वह हम लोग को अभी मिलता है। ठीक है, अब और हम लोग उसी की मदद से इस टाइम की हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, उस वक्त पेपर तो डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग कहाँ लिखते थे, स्टोन्स के ऊपर लिखते थे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कार्व करके लिख देते थे। रॉक पिलर्स, हाँ, पत्थर के बड़े बड़े पिलर बनाए जाते, खम्बे जैसे बनाए जाते थे, उसके ऊपर लिखा रहता था। बर्च ट्रीज एक होते हैं, उसका जो छाल होती है, बार्क जिसे बोलते हैं, पेड़ के ट्रंक के ऊपर का लेयर जो होता है, बार्क जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर वो लोग लिखते थे। और क्ले टैबलेट्स, है ना, मिट्टी के बड़े बड़े स्क्वायर शेप के बनाए जाते थे, जिन्हें टैबलेट्स बोलते थे, और उसके ऊपर वो लोग लिखते थे। तो इसीलिए हम लोग को उस टाइम का थोड़ा थोड़ा रिटर्न रिकॉर्ड्स अभी भी हमारे पास है, ऑल्दो बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, बारिश, तूफ़ान, हवा, ये सबसे बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिर भी काफ़ी रिकॉर्ड्स है कि हम उस समय की हिस्ट्री के बारे में लिख सकें। Dates in history. Dates in history are explained by two terms, BC and AD. The years are generally counted from the date given to the birth of Christ, the founder of Christianity. The years before the birth of Christ are known as BC. All dates are counted backwards in BC. Nowadays, BC, before common era, is also used in place of BC. AD means Anno Domini, in the year of the Lord.
The years after the birth of Christ are known counted as AD. These years go forward. For example, AD 99 was followed by AD 100. Nowadays, CE is also used instead of AD. CE stands for Common Era. BCE is also used instead of BC. BCE stands for Before Common Era. In India, we have been using BC and AD for the last 200 years. ठीक है, अब जो है हिस्ट्री में डेट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम किसी घटना के बारे में बता रहे हैं और बताना चाहते हैं वो कितनी पुरानी है, तो उसको हमको डेट के थ्रू बताना पड़ता है कि कितने ईयर्स पुरानी है। तो डेट्स को हिस्ट्री में एक्सप्लेन करने के लिए दो टर्म यूज़ करते हैं, BC एंड AD। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियंस के भगवान है ना। तो जीसस क्राइस्ट ने जिस वक्त जन्म लिया, उनके जन्म लेने के पहले वाले ईयर्स को हम लोग कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। और उनके जन्म लेने वाले ईयर्स, जन्म लेने के बाद के ईयर्स को हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी, है ना, ईयर ऑफ द लॉर्ड, एनो डोमिनी कहते हैं। तो जब हम लोग को कोई भी पीरियड के बारे में बताना है जो है BC में बताना है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बारे में बताना है, तो उसको हम लोग बैकवर्ड काउंट करेंगे। जैसे कैसे बोलेंगे, 4000 BC, मतलब 4000 ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 2000 BC, 2000 ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, है ना, इस तरह से बोलेंगे, उसको बैकवर्ड काउंटिंग बोलेंगे। और एनो डोमिनी जो है, जो कि क्राइस्ट के जन्म के बाद का ईयर्स है, उनको फॉरवर्ड बोलेंगे। ठीक है, 4000 ईयर्स, 4000 AD बोलेंगे, मतलब 4000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ये हमेशा आगे आगे बढ़ता जाएगा और वह पीछे पीछे चलता जाएगा। ठीक है, BC पीछे पीछे चलता जाएगा और AD जो है वो आगे आगे जाता जाएगा। जैसे AD 99 के और आगे क्या जाएगा, AD 100 जाएगा। तो आजकल जो है BC की जगह BCE भी यूज़ करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और AD की जगह CE यूज़ करते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, तो इंडिया में जो है हम लोग BC और AD वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं। कब से? लास्ट 200 ईयर्स से हम लोग यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी ईयर्स आर बिटवीन 400 BC एंड 200 BC। ठीक है, 400 BC और 200 BC के बीच का में कितना ईयर गैप है? 400 BC का मतलब है 400 साल बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एंड 200 BC मतलब 200 साल बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो इसमें से कम कौन सा है? 200 है ना, खाली 200 साल ही पहले की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच का ईयर गैप कितना है? 200 ईयर्स का है। इसी तरह AD 200 और AD 400 के बीच में 200 ईयर्स का ईयर गैप है। अब आपसे कोई बोलेगा कि 400 BC और AD 200 के बीच में कितना ईयर गैप है, आपसे कोई बोलेगा। ठीक है, तब आप कैसे काउंट करेंगे? 400 BC मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के 400 साल पहले, और AD 200 मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद के 200 साल, यानी पीछे 400 साल, आगे 200 साल, दोनों मिलाना। इस समय हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको उनके बीच का ईयर निकालना है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। 400 + 200 600 ईयर्स गैप है उनके बीच में। ठीक है, तो वो 600 ईयर्स निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर आपको किसी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द रूलर इन 321 BC, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 321 BC में रूलर बने थे, राजा बने थे, मतलब वो कितने साल पहले की बात है? हम लोग अगर बोला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्राइस्ट के बर्थ के 321 ईयर्स पहले वो बने थे राजा। ठीक है, और उसके बाद क्राइस्ट के बर्थ से लेके अभी तक जितने ईयर्स हो चुके हैं, उनको हम लोग ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा 321 के साथ। द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन हिस्ट्री। The physical features of a country have always affected its history. India is a vast country with different geographical features which have affected the way people lived in the past.
To understand the geographical divisions of India, we need to classify them into the following regions: the Great Himalayas, the Gangetic Plains, the Vindhyas of Central India, the Deccan. ठीक है ना। तो हिस्ट्री में जो है ज्योग्राफी का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। फिजिकल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, ज़मीन कैसी है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। कंट्री का फिजिकल फीचर्स जैसा है, कंट्री में किस तरह रेगिस्तान है, पहाड़ है, डेक प्लेटू है, क्या है, वो भी कंट्री की हिस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, उसमें अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म है हर जगह पे, ठीक है, और उसने लोगों के जीवन को अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया है, ठीक है। अब इंडिया के ज्योग्राफिकल डिवीज़न के बारे में जानने के लिए, इंडिया में किस तरह के लैंडफॉर्म है उनको जानने के लिए हम लोगों ने इंडिया के जितने भी एरियाज़ हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाला है। पहला है ग्रेट हिमालयाज़, जो बड़े बड़े हिमालयन रेंजेस हैं उनको, गैंजेटिक प्लेन्स, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना जहाँ गंगा नदी बहती है, प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया, उसको। द विंध्यास ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ इंडिया में जो पहाड़ हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। द डेक्कन, जो साउथ ऑफ इंडिया में जो है बड़े सा प्लेटू एरिया है, उसको डेक्कन कहते हैं। The Great Himalayas in the north and the northeast provide a barrier to the harsh climates and invasions. It has mountain passes through which men have travelled in search of livelihood or to escape natural disasters. The Garo, Khasi and Jaintia hills of Meghalaya are an extension of the Himalayan range. The Gangetic Plain, it is one of the most fertile areas supporting a large population of India. The Ganga, Yamuna and their tributaries provide water for irrigation for the vast plains, ठीक है। तो जो ग्रेट हिमालय, सबसे पहले हम लोग इंडिया का पहला लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालयाज़ वो कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयाज़ इंडिया के नॉर्थ साइड में है ना, उत्तर दिशा में है, एंड नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी दिशा में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में और उत्तर दिशा में है ग्रेट हिमालयाज़ है। तो जो है हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल एशिया की तरफ से बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं, तो उन ठंडी हवाओं को ये ग्रेट हिमालयाज़ रोकती है, हार्श क्लाइमेट इंडिया में नहीं आने देती हैं, एंड इन्वेजन्स को भी, यानी बहुत ठंड को इंडिया में नहीं आने देती है, और साथ ही साथ इन्वेजन्स मतलब उधर सेंट्रल एशिया की तरफ से कोई अगर अटैक करने आ रहा है इंडिया से में, तो उनको इंडिया में आने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेट हिमालयाज़ से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ के रेंजेस हैं वहाँ पे नॉर्थ साइड में, ठीक है। उन पहाड़ों के बीच में घाटियाँ हैं जिसमें रास्ते बने हुए हैं, ठीक है, माउंटेन पासेस जिसे कहते हैं, जिसको कि लोग चल चल के उन माउंटेन पासेस के थ्रू पार हो के आते थे। क्यों? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, है कि कुछ किस तरह से वो लोग चल चल के वो पासेस के थ्रू आते थे कि हम कहीं जाके कोई दूसरा काम करेंगे जिससे हमारा जीवन चल सके, हाँ, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड और टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स। या फिर मान लीजिए किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, बाढ़ आ गई है, तो वहाँ बाढ़ में वो डूब जाएंगे, उनसे बचने के लिए वो क्या करते, लोग जो हैं वो ग्रेट हिमालयाज़ के माउंटेन पासेस के थ्रू आ जाते थे हमारे कंट्री में। क्यों? क्योंकि जब उनके कंट्री में जो है कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया, तूफ़ान आया या अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, तो वो लोग उससे बचने के लिए आ जाते थे, या फिर अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा, किस तरह से वो लोग कुछ काम ढूंढने के लिए आ जाते थे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हिमालयंस है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ छोटे छोटे हिल्स हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये सब हिल्स है और ये किस स्टेट में है? ये मेघालय में है। गारो, खासी और जैंतिया मेघालय स्टेट में है, और वो हिमालय ही रेंजेस के एक्सटेंशन है, हिमालयन रेंजेस के ही वो एक पार्ट है, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, ठीक है। अब दूसरा फिजिकल डिवीज़न इंडिया क्या है? द गैंजेटिक प्लेन्स है। गैंजेटिक प्लेन कौन सा एरिया है? जब हिमालय से नदी नीचे बह के आती है, गंगा नदी और अन्य नदियाँ भी बह के आती हैं और प्लेन एरिया में बहने लगती हैं, तो उस एरिया में वो बहुत फर्टाइल बना देती है, बहुत ही उपजाऊ बना देती हैं, क्योंकि वो अपने साथ मिनरल्स और अच्छी मिट्टी लेके आती हैं। वो प्लेन एरिया इंडिया का कौन सा एरिया है? ये जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब का एरिया जो है वही प्लेन एरिया है, मध्य प्रदेश, तो वही गैंजेटिक प्लेन्स कहलाता है।
वो बहुत ही फर्टाइल एरिया है, वहाँ बहुत अच्छे से फार्मिंग होती है, इसीलिए वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ जनसंख्या बहुत है, लोग बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं क्योंकि वहाँ खाने की कमी नहीं होती है। वो बहुत ही फर्टाइल एरिया है। वहाँ पे कौन सी नदियाँ आती है? गंगा नदी आती है, यमुना नदी आती है और उनकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? नदियों से जो है टूट टूट कर छोटी छोटी नदियाँ बहकर अलग अलग निकलने लगती हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ निकल के अलग अलग बहने लगती हैं तो उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज और जो मेन नदी होती है सब मिल के एक जगह पे जाके समंदर में गिर जाती हैं। ठीक है, तो जो गंगा यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन फॉर द वास्ट प्लेन्स। ये जो प्लेन एरिया है, एक तो वहाँ उपजाऊ मिट्टी तो है ही, साथ ही उनको पानी बहुत मिलते हैं खेती करने के लिए। कहाँ से मिलती है? यही गंगा नदी, यमुना नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज की मदद से मिलती है। अब है द विंध्यास ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये तीसरा फिजिकल डिवीज़न है। द विंध्या रेंज डिवाइड्स द सब कॉन्टिनेंट इनटू नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया. While the northern slope is drained by the tributaries of the Ganga, the southern slope is drained by the Narmada river. ठीक है, अब इंडिया के ऑलमोस्ट मिडिल में जो है कुछ पहाड़ हैं जिन्हें विंध्यास कहते हैं। ठीक है, विंध्या रेंज जो है पहाड़ों की एक श्रृंखला है, बहुत सारे पहाड़ हैं वहाँ पे। वो क्या करते हैं? इट डिवाइड्स द सब कॉन्टिनेंट इनटू नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कॉन्टिनेंट जो एशिया है उसका एक छोटा पार्ट क्या है? इंडिया है, इसलिए उसे सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो ये जो इंडिया के बीचों बीच जो पहाड़ के रेंजेस है, विंध्यास रेंजेस है, वो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, है ना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया जो है, उत्तर भारत जो है, वहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती हैं? वहाँ पे बहती हैं हमारी गंगा नदी, यमुना नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज। जबकि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? वहाँ नर्मदा नदी बहती है। अब जो फोर्थ फिजिकल डिवीज़न इंडिया का है वो है डेक्कन, द डेक्कन। एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द डेक्कन. Deccan is known for its unique culture and tradition known as the Dravidian culture. It is also known for megaliths, magnificent temples and Sangam literature. People lived near the bank of the rivers because of availability of water and fertile soil. Rivers provided water for irrigation, drinking, washing, fishing and navigation by boats. An example is the Narmada Valley of Madhya Pradesh. The first people to grow crops like wheat and barley were people of Suleiman and Kirthar Hills in the northwest. अब जो ये डेक्कन एरिया है, प्लेटू एरिया है, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले खेती वहीं पे डेवलप हुई थी, एग्रीकल्चर वहीं पे डेवलप हुआ था। डेक्कन जो एरिया है, प्लेटू एरिया, वो क्यों जाना जाता है? उनका यूनिक कल्चर है। हाँ, उनकी यूनिक संस्कृति है, अलग तरह की अनोखी संस्कृति है और ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं। ठीक है, उन परंपराओं और संस्कृति को क्या कहते हैं? द्रविडियन संस्कृति, द्रविडियन कल्चर कहते हैं। ठीक है, और डेक्कन में हम लोग को क्या मिलता है? मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, है ना। ये जो डेक्कन प्लेटू का एरिया जितना है, हम लोग देखें बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, बहुत ही शानदार मंदिर मिलते हैं। ठीक है, और संगम लिटरेचर, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है संगम ग्रुप के थ्रू जो है मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, उसे संगम लिटरेचर बोलते हैं। हाँ, उसमें पोएम्स है, प्लेज है, बहुत कुछ है। और क्या मिलता है? मेगालिथ्स मिलता है, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए मिलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सब कुछ हम लोग को डेक्कन एरिया में मिलते हैं। अब लोग ज़्यादातर नदियों के साइड में ही रहते थे, बैंक्स ऑफ रिवर्स में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे पानी मिलती थी और पानी जो कि उनको फार्मिंग में मदद करती थी, साथ ही फर्टाइल लैंड भी मिलता था, उपजाऊ मिट्टी भी मिलती थी। ठीक है, पानी अगर नदियाँ रहती हैं तो वो क्या देती हैं? वह इरिगेशन के लिए पानी देती हैं, सिंचाई करने के लिए पानी देती हैं, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, एंड नेविगेशन बाय बोट्स। हाँ, नाव में बैठ के इधर उधर जाने के लिए भी जो है नदियाँ पानी देती हैं। ठीक है, इसका ही एक एग्जाम्पल क्या है? मध्य प्रदेश में एक नर्मदा वैली है, नर्मदा रिवर के साइड का एरिया है, उसे नर्मदा वैली कहते हैं। तो उस जगह पे
लोग ये सब नदियों को यूज़ करते हैं। अब है कि सबसे पहले किन लोगों ने वीट और बार्ली जैसी फसलें उगाई थी खेतों में? हाँ, वे थे सुलेमान, पीपल ऑफ सुलेमान एंड किर्थर हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम लोग चले जाएंगे, अगर जो है वो डेज़र्ट एरिया की तरफ अगर हम लोग चले जाएंगे, राजस्थान और पंजाब की तरफ चले जाएंगे, तो उधर के लोगों ने सबसे पहले बार्ली उगाई थी खेतों में और क्या वीट उगाया था। और वो एरिया कौन था? सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। उधर छोटे पहाड़ है जिन्हें सुलेमान और किर्थर पहाड़ कहते हैं, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले उगाई थी। Sources of history. How do we find out about the past? Historians have found out many ways to support what they write about the past. What are these sources, evidence or materials? They are archaeological sources and literary sources. What is archaeology? It is the study of the past of the ancient people through the things left behind them. The excavations can be planned on a mound, or sometimes mounds are found by accidents. अब है कि हम लोग किस तरह भूतकाल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, और सिर्फ वो बोल देने से तो हम लोग मानेंगे नहीं। वो लोग जो भी लिखते हैं बुक्स में हिस्ट्री के बारे में, उसके साथ उनको एक एविडेंस भी देना पड़ता है सपोर्ट करने के लिए, अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो साथ में एविडेंस भी देते हैं, जो भी वो लोग हिस्ट्री के सोर्सेस से पाए हैं, जो भी उन्हें मिला है उसके थ्रू वो बताते हैं कि वो जो हमें बता रहे हैं वो कैसे सही है। ठीक है, अब ये क्या मटेरियल है जो उनकी बातों को सच्चा बनाता है? हाँ, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। जो भी इतिहासकार लिख रहे हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, उन बातों को सच्चा कौन सा एविडेंसेस बताता है? वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। अब आप लोग बोलेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता क्या है? तो आर्कियोलॉजी क्या है? ठीक है, तो जो भी पहले के लोगों ने जो भी अपने सामान छोड़ दिए हैं, घरों के टुकड़े पड़े हुए हैं, उनको पढ़कर हम उनके बारे में उनके जीवन के बारे में जान पाते हैं। इसे ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ एंशिएंट पीपल थ्रू द थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड देम। उन लोगों ने जो भी सामान छोड़े गए हैं उसको स्टडी करके हम जान पाते हैं कि उनका जीवन कैसा था। अभी हाल में न्यूज़ में एक था ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा पॉट्स मिला है, ऐसे पैन्स मिले जिसमें कुछ खाना पड़ा हुआ था बहुत पुराने समय का। उन खानों के बारे में, उस भोजन के बारे में स्टडी करके पता चला कि नहीं, उस टाइम के लोग भी जो है नॉन वेज खाते थे। उस समय के लोग भी, है ना, सिर्फ वेजिटेरियन नहीं थे। तो इस तरह के सोर्सेज से पता चलता है। ठीक है, अब है आर्कियोलॉजी को कैसे है, उसको स्टेप्स, एक एक स्टेप के थ्रू फॉलो करके उन सोर्सेज के बारे में जाना जाता है, उससे कुछ हम लोग जान पाते हैं। एक्सकावेशंस कैन बी प्लान्ड ऑन अ माउंड और समटाइम्स माउंड आर फाउंड बाय एक्सीडेंट। क्या होता है कि बड़े बड़े ना टीले जैसे होते हैं, मान लीजिए पूरा खुला जगह है, वहाँ पे एक ऊंचा, आपको लगेगा जैसे वहाँ मिट्टी भर के एक ऊंचा गोल बना दिया गया, उसे माउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊंचे टीले होते हैं, मिट्टी के टीले होते हैं, उसके भीतर खुदाई की जाती है। हाँ, या फिर ज़मीन के भीतर खुदाई की जा रही है, वहाँ पे अचानक से टीले मिलते हैं, बाई एक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो उन टीलों के भीतर मिले हुए सामान को स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजी में। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग टीलों के मिले हुए सामान को स्टडी करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है? द सेकेंड स्टेप इज़ कलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स बाय रिमूविंग द मड फ्रॉम देम and then carefully labeling them. Each object is photographed and labeled according to the layer in which it was found. Then the archaeologists date the object discovered. For this, different scientific techniques are used. The most popular method is called radiocarbon dating or carbon-14 dating. For example, dating of bones is done by this method. The last and final step is to interpret or try to find out what that object tells us.
The history of the evidence we have collected. The objects found in Mohenjo-daro, Indus Valley civilization tell us the kind of jewelry people wore, their houses, customs, toys, pottery, etc. तो देखिए, आर्कियोलॉजी में पहला स्टेप क्या होता है कि आप कोई टीला ढूंढेंगे, है ना, मिट्टी के ऐसे ऊंचा जगह ढूंढेंगे जहां आपको चांस लगता है कि इसके नीचे खुदाई करने पे कुछ मिलेगा, किले के आसपास पुरानी जगह पे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जब आपने खुदाई की वहाँ से आपको जो भी सामान मिला, है ना, उन सामान के ऊपर तो मिट्टी लगी रहती है, तो केयरफुली ब्रश की मदद से उसके ऊपर से मिट्टी हटाई जाती है ताकि उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, हाँ, उनको हम तोड़ नहीं दे, केयरफुली मिट्टी हटाई जाती है। और उसके बाद उसमें लेबल कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है जिससे यह पता चले कि हमें ये किस जगह से मिला, है ना, किस जगह पे मिला। और हर एक ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ भी खींच के लिखा जाता है जिससे पता चलेगा कि किस लेयर में मिला, किस एरिया में मिला, मिट्टी के कौन से लेयर पे मिला, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, कितने डीप मिला, उससे पता चलता है, ठीक है। वो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही पेशेंस वाला काम है जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग करते हैं, धैर्य रखकर धीरे धीरे एक चीज़ की खुदाई करते हैं। फिर जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो भी ऑब्जेक्ट डिस्कवर किए हैं उसको वो डेट देते हैं कि वो कितनी पुरानी है वो। अब ये डेट हम कैसे जान पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी पुरानी है, उसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स है, वैज्ञानिक टेक्निक्स है जिसके थ्रू जान पाते हैं। उनमें से एक है रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग, है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग होता है। कहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है वह जब मान लीजिए कोई लिविंग बीइंग है, वो जब डेथ हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, तो उसका बॉडी बहुत कार्बन से बना रहता है, तो धीरे धीरे उसके बॉडी से वो कार्बन कंटेंट कम होने लगता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जब उस चीज़ को पकड़ेंगे, मान लीजिए बोन्स किसी एनिमल का मिला, उसमें फिर वो लोग स्टडी करेंगे कि अभी इसमें कितना कार्बन कंटेंट बचा हुआ है। उस हिसाब से वो लोग अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए उसमें अभी 30% बचा हुआ है कार्बन कंटेंट, यानी 70% उसका कार्बन कंटेंट जा चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, तो वो 70% कितने दिनों में ख़त्म हुआ होगा, इस हिसाब से वो लोग अंदाज़ा लगा देते हैं कि वह चीज़ कितनी पुरानी है ना। तो इस तरह से एज, कोई चीज़ कब भी, मान लीजिए कोई मिट्टी का घड़ा मिला या कोई बोन्स मिला एनिमल्स का, वो कितने दिन पहले वो ख़त्म होना शुरू हुआ है, इसका ये डेट हम लोग को पता चल जाता है कि उसका डेथ कब हुआ या वह डिस्ट्रॉय कब हुआ, वो एज हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। यानी वो कितना पुराना है यह जानने में मदद मिलती है। लास्ट और फाइनल स्टेप क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिला हमने उसे लेबल कर दिया, फोटोग्राफ खींच दिया, उसका डेट जान गया। अब हम लोग उसको ध्यान से स्टडी करके उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वह ऑब्जेक्ट हमें क्या बताना चाहता है, ठीक है। और उससे हम पुरानी हिस्ट्री के बारे में लोगों को बता सकेंगे कि मान लीजिए कोई पॉटरी मिला, ब्लैक कलर का घड़ा मिला, तो हम लोगों को बता पाएंगे कि यह इतने सालों पहले यूज़ होता था और लोग लगता है उसमें ब्लैक मिट्टी को भी यूज़ करते थे, ठीक है। इसी तरह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस एरिया में था, मोहनजोदारो एरिया में था। वहाँ से बहुत सारी पुरानी ऐसे सामान मिलते रहते हैं, उससे हम लोगों को पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे घर बनाते थे, उनके क्या कस्टम्स थे, क्या ट्रेडिशन वो फॉलो करते थे, खिलौने कैसे थे उनके, पॉटरी किस तरह के मिट्टी के आइटम बर्तन वो बनाते थे, कैसे ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है। यह सब हम लोग को पता चलता है। Archaeological sources. Archaeology is the study of the past of the people who lived long ago through the things they left behind. What are those things? Pottery, tools, buildings, paintings, bones, coins, etc. All these things lie buried in the ground. They remain buried in the ground for thousands of years, and a mound of rubbish soil builds up over them. The archaeologists dig these mounds and find things buried under them. The objects that lie deeper are the oldest evidences or sources of history. So the first step is digging or excavation. These excavations can be either vertical or horizontal. ठीक है। अब आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है कि पुराने समय के स्टडी को आर्कियोलॉजी कहेंगे। और कैसे स्टडी कर रहे हैं, जो सामान पुराने समय के लोग छोड़ के गए उन सामान के थ्रू हम लोग स्टडी कर रहे हैं,
उसे आर्कियोलॉजी करेंगे। और उसे आर्कियोलॉजी कहेंगे कि स्टडी ऑफ द पास्ट बाय यूजिंग द थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल लिविंग इन द पास्ट। ठीक है। और जो है ये क्या कहते हैं कि जो भी सामान वो छोड़ के गए उसको हम लोग स्टडी करके उनके बारे में जानेंगे, उसे ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब वो सामान क्या हो सकते हैं? पॉटरी हो सकता है, मिट्टी के उनके यूटेंसिल्स जो वो यूज़ कर रहे थे वो हो सकता है, टूल्स हो सकता है, जिस तरह के औजार वो यूज़ कर रहे थे, चाहे पत्थर के बने हुए हों कि आयरन के बने हुए हों, जो भी बिल्डिंग्स, किस तरह के पुराने खंडहर वाले किले जो रहते हैं उनके थ्रू स्टडी करके जान सकते हैं। पेंटिंग्स, पुराने पेंटिंग जो है रॉक, मतलब बहुत पुराने समय में लोग क्या करते थे, गुफाओं के भीतर भी पेंट कर देते थे, गुफाओं के वॉल्स पे, है ना, तो वो पेंटिंग्स भी होते हैं। बोन्स, पुराने समय के लोगों के मरे हुए डेड बॉडी के बोन्स या एनिमल के बोन्स मिलेंगे, या कॉइन्स, है ना, पहले के लोग जिस तरह का कॉइन्स यूज़ करते थे, सिक्के यूज़ करते थे, चाहे वो मिट्टी के हों कि किसी मेटल के हों, उन सब के थ्रू। तो ये सब कुछ को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहेंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे ज़मीन में दफन हो जाती है, बरी हो जाती है ना, ऑल दीज थिंग्स लाई बरीड इन द ग्राउंड, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के तक वो ज़मीन के नीचे दबी हुई ही रहती हैं, मिट्टी के नीचे दबी हुई रहती हैं, उनके ऊपर बहुत धूल, कचड़ा, मिट्टी सब उसके ऊपर आ जाती है, और वो एक ऊंचे टीले जैसा हो जाता है जहाँ वो दबी रहती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट वही माउंट्स को या टीले को खुदाई करते हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें नीचे दबी हुई उनको मिलती हैं। ठीक है। जो चीज़ें बहुत अंदर गहराई में दबी हुई रहती है वहाँ, वो ही एविडेंस देती हैं, वो ही प्रूफ देती हैं, आर द ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो सबसे नीचे, क्योंकि ऊपर की चीज़ें तो मान लीजिए हाल में कुछ सालों में दबी होंगी, पर जो सबसे नीचे दबी हुई, सबसे गहराई में दबी हुई चीज़ें हैं, वो ही बताती हैं कि पहले का लाइफ कैसा होता था। ठीक है। यानी कि पहला स्टेप जो है आर्कियोलॉजी में वो क्या है कि डिगिंग और एक्सकवेशन है, कि हम लोग खुदाई करेंगे या मिट्टी को खुदाई करेंगे और अंदर की चीज़ें निकालेंगे, वो पहला स्टेप है। दीज एक्सकवेशंस कैन बी अदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब है कि आइदर आप डायरेक्ट नीचे 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 खुदाई करते जाएंगे, या साइड में खुदाई करते, एक जगह की मिट्टी की खुदाई की, उसके साइड की मिट्टी की, उसके साइड की मिट्टी की, उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और नीचे नीचे करते जाएंगे उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल एक्सकवेशन कहेंगे। 4 तरह का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। पहला है साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। साइट्स है, साइट्स क्या है, वो एरिया है जहाँ लोग रहते थे, तो टोटल उस एरिया की खुदाई होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस नदी के साइड का एरिया जो है उसे हम आर्कियोलॉजिकल साइट रहेंगे, वहाँ टोटल एरिया की खुदाई होती है। फिर मॉन्यूमेंट्स, अब पहले के लोगों ने जो सामान छोड़ के गए हैं, हाँ, बड़े बड़े सामान जो हैं उनके, वो मॉन्यूमेंट्स कहलाएंगे। या फिर उनके द्वारा बनाए हुए बड़े बड़े मंदिर जो होंगे, या खंडहर होंगे, किले होंगे, वो सब मॉन्यूमेंट्स हुआ। फिर कॉइन्स, देखिए कॉइन्स हमेशा से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस आखिर वो कैसे करते, जैसे शुरू से बहुत पहले से ही कॉइन्स यूज़ होता था। और इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, लोग जो है पत्थरों पे खुदाई करके लिखते थे, मिट्टी के क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे। हाँ, उस समय वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके फ़ोटोग्राफ्स बनाते थे, अगर लिखना नहीं सीखे तो ड्राइंग्स बनाते थे, तो ये सब इंस्क्रिप्शन कहलाता है। रॉक पिलर्स पे लिखते थे। Sites are places where material remains of the past are found. Buried towns, cities, skeletal remains, toys are found by careful excavation by archaeologists, geologists, and historians. Monuments, any building of historical importance is called a monument. Temples, tombs, caves, forts are important examples. The study of coins is called numismatics. Coins were made of copper, bronze, silver, and gold. Inscriptions. Epigraphy is the study of inscriptions. Inscriptions are written on hard surface like copper plates, rocks, and stone pillars. Inscriptions also contain scripts and languages of old times. They can be understood by modern people only by decipherment. The Harappan scripts are undeciphered till now. अच्छा, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, साइट्स वो जगह होती हैं
जहाँ के पुराने समय के मटेरियल रिमेन्स हमें मिलते हैं। ठीक है, जो भी सामान वह छोड़ के गया है वो सब जहाँ पे मिलेंगे हमें, वो एरिया को साइट्स कहेंगे। चाहे वो दफन किए हुए छोटे टाउन्स हों, शहर हैं, बड़े सिटीज़ हैं जो मिट्टी में दफन हो गए हैं, स्केलेटल्स हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के स्केलेटन, कंकाल हैं दफन किए हुए, खिलौने हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो है टाउन, सिटी, स्केलेटन्स, टॉयज़, ये सब को हम लोग साइट्स की कैटेगरी में डालते हैं। और इन सबको कौन खुदाई करके निकालता है? आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं, हिस्टोरियंस निकालते हैं और जियोलॉजिस्ट भी निकालते हैं। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि अर्थ और अर्थ के अंदर की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट खुदाई करके, एक्सकवेशन करके ये सब चीज़ों को निकालते हैं, साइट्स उन्हें कहेंगे। वो उस जगह को जहाँ ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लोगों द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें, उसे साइट्स कहेंगे। मॉन्यूमेंट्स, कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो है जो कि हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे हम मॉन्यूमेंट कहेंगे। इसमें क्या आएगा? मंदिर आएंगी, हाँ, बड़ी बड़ी गुफाएं आएंगी, टॉम्ब्स, मकबरे होते हैं जो जहाँ पे लोगों को दफना के ऊपर जैसे बनाया जाता है ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, इसमें ताजमहल के भीतर टॉम्ब है शाहजहाँ का, है ना, उनका मकबरा है, उनके डेड बॉडी को दफनाया गया है। तो टॉम्ब्स जो होते हैं, गुफाएं, केव्स होती हैं, टेम्पल्स, फोर्ट्स, बड़ी बड़ी किलाएँ, किले, है ना। पहले राजा लोग किले बनाते थे ना, पत्थर के किले बनाते थे, अपने महल के चारों तरफ बड़ा सा किला बनाते थे जिसके भीतर वो रहते थे। तो ये सब हो गया हमारा क्या? मॉन्यूमेंट्स। अब कॉइन्स, पहले के लोग कॉइन्स भी यूज़ करते थे, सिक्के यूज़ करते थे, अभी भी सिक्के यूज़ किया जाता है। तो कॉइन के स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। पहले के कॉइन क्या चीज़ के बने रहते थे? कॉपर के, है ना, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के, सबके बने हुए रहते थे। अब इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस के स्टडी को हम लोग कहते हैं एपिग्राफी कहते हैं। आखिर इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो नक्काशी करके लिखा हुआ रहता है, मतलब कि मान लीजिए आपको एक पत्थर दिया जाएगा, उसके ऊपर आप एक नोकीली चीज़ से कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो उसे इंस्क्रिप्शन कहेंगे। तो इंस्क्रिप्शन बहुत ही हार्ड जगहों पे लिखा जाता है, जैसे कि कॉपर के प्लेट्स, पहले कॉपर के प्लेट बनाए जाते थे, गोल प्लेट, स्क्वायर प्लेट, और उसके ऊपर लिखते थे, उसे इंस्क्रिप्शन कहेंगे। बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान के ऊपर, या स्टोन पिलर्स, हैं, बड़े बड़े स्टोन के खम्भे जैसे होते हैं, उनके ऊपर लिखे रहते थे। ठीक है, लिखा हुआ चीज़ है, मतलब उसमें स्क्रिप्ट होगा और लैंग्वेज भी होगा पुराने समय का। स्क्रिप्ट मतलब किस तरह का अल्फ़ाबेट सिस्टम वो यूज़ करते थे। जैसे कि हम लोग हिंदी में क्या हमारा स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट है ना। तो जो है किस तरह का स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, किस तरह का लैंग्वेज या अल्फ़ाबेट सिस्टम वो यूज़ करते थे, उसी हिसाब से वो इंस्क्रिप्शन में लिखते होंगे। ठीक है, और किस तरह का लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए हिंदी में लिखा हुआ होगा तो हाँ, क ख ग ये सब यूज़ करके लिखा हुआ होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर संस्कृत में लिखा रहता है तो प्राकृत स्क्रिप्ट उसकी होती है। अलग अलग स्क्रिप्ट का नाम है। तो मॉडर्न लोग जो हैं आज के समय में जब ऐसे इंस्क्रिप्शंस खुदाई में मिलते हैं तो उसे समझने की कोशिश की जाती है। कोई जो आदमी जो स्क्रिप्ट के बारे में स्टडी किया होगा, स्क्रिप्ट को पहचानता होगा, वो उसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है और उसे ट्रांसलेट करता है आज के लैंग्वेज में। ठीक है, अब जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय जो बहुत पुराने समय में एक हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो उसमें जो लिखा गया था क्ले टैबलेट्स के ऊपर, उस स्क्रिप्ट को कोई नहीं जानता है, उसे आज तक समझा नहीं गया। उसे लोग समझने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं हिस्टोरियन लोग। अब और सोर्स क्या है? ये सब तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस था। इसके अलावा दूसरा सोर्स क्या है हिस्ट्री का? वो है लिटरेरी सोर्सेस। वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट इज़ टू सर्च फॉर बुक्स और व्हाट वाज रिटन ईयर्स अगो. These are in the form of manuscripts or handwritten texts. The manuscripts were written on a palm leaf, a specially prepared bark of a tree, birch, and parchments.
Many manuscripts have been destroyed, but those that have survived were generally preserved in temples and monasteries. These manuscripts fall under two categories: religious and secular. The religious manuscripts describe religious beliefs and rituals, example the Vedas, the epics. The manuscripts were written in different languages: Sanskrit, Prakrit, Tamil, etc. Many plays, poems and epics were also written, example Ramayana and Mahabharata. The secular books deal with kings, their administration and society. Stories of the rule of kings are found in Megasthenes, Indica and Arthashastra of Kautilya. The study of writing on hard surface like stone or metal is called epigraphy. The most famous example of these are edicts of Ashoka, law code of Hammurabi of Mesopotamia, tablets of Minoan and Mycenaean civilization. अब जो है लिटरेरी सोर्सेज होते हैं. अभी तक हम लोगों ने सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखे. अब लिटरेरी सोर्सेज है, मतलब जो लिखा हुआ हम लोगों को मिल रहा है, चाहे वो बुक्स है, हाँ, जो बहुत साल पहले लिखा गया है, वो लिटरेरी सोर्सेज होगा. ठीक है. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हैंड रिटन टेक्स्ट. क्या होता था, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो लोग खुद हाथों से लिखते थे और उसी से एक से दूसरे की कॉपी भी बनाई जाती थी खुद हाथ से लिख लिख के. ठीक है. दूसरे लैंग्वेज में से ट्रांसलेट भी किया जाता है, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाते हैं, जो कि हैंड रिटन होते हैं, हाथों से लिखे रहते हैं. आजकल क्या होता है, लोग टाइप कर देते हैं, कंप्यूटर में प्रिंट कर देते हैं, पर वो हाथों से लिखे हुए बुक्स हैं, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे. अब कहाँ लिखा जाता था, पेपर तो नहीं था, पाम लीफ के ऊपर, है ना, पाम पेड़ जो है उसके बड़े बड़े पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, या फिर बर्च ट्री के जो बार्क है ना, उसका ट्रंक की जो ऊपर का लेयर है, उसका छाल जो बोलते हैं, उस पर लिखा जाता था, या पार्चमेंट्स पे एनिमल्स के स्किन के ऊपर लिखा रहता था. ठीक है. तो जब दूसरे कंट्री के लोग आके अटैक किए एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को उस समय डिस्ट्रॉय कर दिया गया. ठीक है. फिर भी बहुत सारे बचे रहे, और उन्हें कैसे बचाया गया, उन्हें टेम्पल्स में रख दिया गया, जहाँ लोग घुसने से डरते थे, जो अटैक करने आते थे वो नहीं जाते थे उस टेम्पल्स में, या मोनास्ट्रीज जो है जहाँ पे मॉन्क्स, बुद्धिस्ट पंडित लोग रहते थे, वहाँ पे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रख के उन्हें बचाया गया. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स दो तरीके के होते थे, रिलीजियस और सेक्युलर होते थे. रिलीजियस वो होते थे जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के कस्टम ट्रेडिशन के बारे में बताते थे. ठीक है. एक पर्टिकुलर रिलीजन के विश्वास के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में, नियम के बारे में बताते थे. एग्जाम्पल क्या था, वेदा और एपिक्स था. ये सब रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स था. अब रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखा जाता था. संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये सब में लिखा जाता था. ठीक है. यानी उनके बिलीफ्स और रिचुअल्स के बारे में कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन में क्या क्या लोग मानते हैं और किस तरह से सारे रस्म रिवाज करते हैं, वो सब रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स है. इसी तरह बहुत सारे प्लेज लिखे जाते थे, है ना, मतलब नाटक लिखे जाते थे, पोएम्स लिखे, कविताएं और बड़ी बड़ी महागाथाएं, एपिक्स भी लिखी जाती थी, जैसे कि रामायण और महाभारत महागाथाएं हैं. तो ये सब रिलीजियस हो गया. इसी तरह सेकुलर बुक्स होते थे. सेकुलर बुक्स मतलब जो सारे रिलीजन के लिए कॉमन होंगे. ठीक है. तो सेकुलर बुक्स किसके बारे में रहते थे, राजाओं के बारे में रहते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि वो किस तरह अपना राज्य चलाते हैं, हाँ, और सोसाइटी के बारे में, उनके समाज के बारे में लिखा रहता था. ठीक है. कि उस समय किस तरह से लोग रहते थे. इसी तरह जो है कोई राजा किस तरह से राज्य कर रहा है उसकी भी कहानी लिखी रहती थी. एक ऑथर है मेगास्थेनीस जो थे, उन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी थी. उसमें कोई राजा किस तरह से रूल कर रहा है उसकी कहानी है. इसी तरह कौटिल्य जो थे, चाणक्य पहले के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से रूल कर रहे हैं राजा. ठीक है. अब ये जो हार्ड सरफेस पे हम लोग इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं एपिग्राफी, चाहे वो स्टोन पे लिखा हो या मेटल पे लिखा हो. ठीक है. सबसे एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शंस क्या क्या है, एडिक्ट्स ऑफ अशोका.
राजा अशोक जो थे वो जब लोगों को, अपने प्रजा को मैसेज पहुंचाना होता था तो वो बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स के ऊपर लिखवाते थे और उसे अपने राज्य में जगह जगह रखवा देते थे। तो वो कहलाता था एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोक जो रूल्स बनाते थे वो लोगों तक इस तरह पहुंचाया जाता था। लॉ कोड ऑफ हमूराबी ऑफ मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया जगह है जहाँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, वहाँ का एक राजा था हमूराबी। वो भी जो कानून बनाता था उसे वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू लिख लिख के लोगों तक पहुँचाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था। उसके मिनिस्टर लोग जाके जगह जगह वह लिख देते थे ताकि लोग जान पाएँ। इसी तरह मिनोअन और माइसेनियन सिविलाइजेशन जो था वो लोग टैबलेट्स बनाए थे, मिट्टी के और पत्थर के टैबलेट्स बनाए थे, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के बनाए थे मटेरियल, उसके ऊपर वो लोग लिखते थे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इजी चैप्टर था। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये पढ़ना ज़रूरी था ताकि हम जान पाए कि आखिर हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, हिस्ट्री की समझ कैसे ली जा सकती है। जल्दी हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।